हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का पाइथन के रिवीजन टूर के इस लेक्चर में। देखिए, पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में समझा था, जिसमें हमारे पास इफ था, इफ एल्स था और इफ एलिफ था, और हमने कुछ क्वेश्चन भी उसके करके देखे थे ताकि हमें उसके वर्किंग का तरीका समझ में आ जाए। ठीक है, नाउ आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं अपने रिवीजन टूर के अंदर, और इस टॉपिक का नाम है लूप्स। अब हम पहले थोड़ा जानना चाहेंगे कि यार ये लूप्स नाम का जो टॉपिक है इसका क्या यूसेज है, किस काम के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास ये। तो चलिए अब जरा देखते हैं। यहां पे मान लो कि मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, ठीक है, जिसमें मैंने स्टेटमेंट 1 लिखी, देन स्टेटमेंट 2 लिखी। अच्छा, अब मैं ना इसमें एक वर्क को मेंशन कर देता हूं जिसको मैं ए नाम से डिनोट कर रहा हूं। मतलब है कोई काम जिस काम के अंदर मान लो टोटल 20 लाइंस लग रही हैं, तो मैंने उस 20 स्टेटमेंट्स वाले वर्क को ए से डिनोट कर दिया, क्योंकि यहां पे 20 स्टेटमेंट लिखूंगा तो काम खराब हो जाएगा ना। तो मैंने उस 20 स्टेटमेंट वाले वर्क को ए नाम से डिनोट कर दिया, तो ए लिख दिया, यानी कि यहां पे वो 20 स्टेटमेंट्स लगी हैं। अच्छा, अब सपोज मान लो मुझे अपने इसी प्रोग्राम के अंदर इसी ए वाले वर्क को एक बार और करना है, यानी कि वो 20 स्टेटमेंट्स एक बार और चाहिए मुझे। अच्छा, मान लो एक बार और करने का मन हो रहा है, तो यहां पे वो 20 स्टेटमेंट्स एक बार और लिख दी, एंड देन अपना स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 4, और ये मेरा प्रोग्राम यहां पे फिनिश। ठीक है, अब मान लो मेरा प्रोग्राम कुछ इस तरह से है। अब क्या होता है भाई, अब मैंने ये अपना प्रोग्राम तो बना लिया, पूरा प्रोग्राम बन के रेडी हो गया। अब मैं क्या कराऊंगा भाई, इसको F5 दबा के एग्जीक्यूशन करवाने के लिए बोलूंगा कि भैया करो इसको एग्जीक्यूट। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखना, अब क्या क्या होगा जब भी हमारा प्रोग्राम चलता है, तो सबसे पहले क्या क्या स्टेजेस होती हैं यहां पे वो समझ लो। पहले एक केस आता है जहां पे पहले चेकिंग होती है। ठीक है, क्या होती है? चेकिंग होती है। चेकिंग कि भैया आपने जो स्टेटमेंट लिखी है वो सिंटेक्स वाइज सही है कि नहीं है, यानी कि जो पाइथन के रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये स्टेटमेंट उन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से लिखी है कि नहीं है। कोई सिंटेक्स में, कोई लिखने के तरीके में कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ आपने, कोई गलत तरीके से आपने स्टेटमेंट तो नहीं लिख दी। तो जैसे मान लो इसने ये फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक किया, ये सेकंड स्टेटमेंट को चेक किया, और फिर इसने ये 20 स्टेटमेंट्स जो है, इन 20 स्टेटमेंट्स को भी चेक कर लिया। अच्छा, मान लो अगर इन 20 स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ नहीं है, इन 20 स्टेटमेंट्स में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो भाई ये जो 20 स्टेटमेंट्स और है, मान लो ये मैंने एक बार 20 स्टेटमेंट लिख दी थी, इसी को मैंने कॉपी किया था। जैसे मान लो ये एक बार लिख दिया था और मुझे बार बार चाहिए था ना, तो मैंने इसी को कॉपी किया और यार ये 2 बार मैंने उठा के उसको पेस्ट कर दिया था। ठीक है, क्योंकि बार बार थोड़ा ना लिखूंगा सेम स्टेटमेंट को, बार बार क्यों टाइप करूंगा, एक बार लिख दिया, अगर दोबारा चाहिए, तीसरी बार चाहिए तो कॉपी पेस्ट कर दो। अच्छा चलो, अब देखो यहां पे जब चेकिंग वाला प्रोसीजर चला हमारा, तो उसने स्टेटमेंट 1 को चेक किया, ये बिल्कुल पाइथन के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग लिखी थी। फिर स्टेटमेंट 2 को चेक किया, ये भी पाइथन के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग लिखी हुई थी। अच्छा, फिर उसने इन 20 की 20 लाइनों को चेक किया, मान लो ये भी पाइथन के सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही थी। अब एक बात बताओ, अगर इन 20 लाइनों में कोई गड़बड़ नहीं निकली है, तो यही 20 लाइन जो मैंने कॉपी करके नीचे पेस्ट करी, क्या इनमें गड़बड़ निकलेगी? ऑब्वियसली नहीं यार। अगर मान लो मेरे पास एक नोट्स हैं और मैं आपको उस नोट्स को दूं, मैं बोलूं कि भैया जरा इस नोट्स के अंदर चेक करो कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। अब मान लो मेरे नोट्स 10 पेजों के थे, आपने उन 10 के 10 पेजों को अच्छी तरह से पढ़ लिया, हर एक सेंटेंस को देखा, और एंड में आपने बोला नहीं सर, आपके इस नोट्स में कहीं भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। अच्छा जी, अब सपोज मैं आपको बोलूं कि अच्छा चलो ये ओरिजिनल कॉपी तो आपने चेक कर ली, अब एक काम करो यार, इसकी एक फोटो कॉपी है, इसको भी चेक कर लो कि इसमें तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है कहीं पे। अब आप बोलोगे यार क्या अजीब बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब ओरिजिनल कॉपी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो उसी की फोटो कॉपी जो आपने निकाली है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कहां से आ जाएगी भाई। अब मैंने आपको दिया, मान लो आपने फिर भी मन मार के चेक कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली आपके मन में क्या आ रहा था, यार टाइम वेस्ट हो रहा है। जब ओरिजिनल कॉपी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं निकली तो इसमें क्या से निकलेगी, ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब देखो वहीं पे सीधे सीधे हम यहां पे देखेंगे, यहां पे भी काम वही हो रहा है। भाई ये जो 20 स्टेटमेंट थी, इनमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई सिंटेक्स वाली मिस्टेक नहीं थी।
तो यार ये जो दोबारा से A20 स्टेटमेंट लिखी है जिसको सिस्टम दोबारा चेक कर रहा है, यार इन 20 स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक नहीं आएगी, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भैया? जब ऊपर वाली स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं थी तो इनमें भी कहां से होगी? लेकिन एज पर द रूल उसे सारी स्टेटमेंट चेक करनी है, तो वो इसे भी चेक करेगा, इसे भी चेक करेगा, इसे भी चेक करेगा, और फिर स्टेटमेंट 3 तो चेक कर रहा है, स्टेटमेंट 4 भी चेक करेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, सिस्टम ने चेकिंग में टाइम वेस्ट किया, कोई बात नहीं। चलो अब आगे, अब क्या होता है? अब ये चेकिंग का काम खत्म होने के बाद फिर क्या होता है? मशीन कोड में कन्वर्ट होना। अच्छा, मशीन कोड में कन्वर्ट करने का मतलब वही अपना बाइनरी 0-1 की फॉर्म में लेकर आना हमारे डेटा को। अब आपको पता है यार इस काम के लिए क्या होती है? कैलकुलेशन होती है। तो यानी कि यार उसने स्टेटमेंट 1 के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करी और उसको 0-1 की फॉर्म में ले आया। ठीक है, अभी मैं ऐसे लिख देता हूं 0-0-1 जो भी है। ऐसे ही उसने स्टेटमेंट 2 को के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करी और उसको 0-1 की फॉर्म में ले आया। अच्छा, अब उसने इस ए वाले वर्क की जो 20 स्टेटमेंट थी, इन सारी 20 स्टेटमेंट्स में कैलकुलेशन करी और इन सारी की सारी 20 स्टेटमेंट्स को भी मान लो वो 0-1 की फॉर्म में ले आया, सारा कोड 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब एक चीज देखो, अब ए वाली स्टेटमेंट दोबारा लिखी है ना, तो भाई साहब वो जो कैलकुलेशन उसने अभी ऊपर करी वही सेम टू सेम कैलकुलेशन वो दोबारा भी करने बैठेगा, दोबारा यही सारा काम कन्वर्जन करेगा, और फिर तीसरी बार भी लिखी हुई है, तो यार ये ए वाली वर्क की 20 स्टेटमेंट को तीसरी बार भी मैं कैलकुलेशन पे परफॉर्म करके 0-1 की भाषा में कन्वर्ट करेगा। अब हमें लग रहा है यार ये तो काम बड़ा बेकार सा हो रहा है यार। अरे भाई, एक ही काम को आप बार बार चेक कर रहे हो, टाइम वेस्ट, फिर एक ही चीज जो कैलकुलेशन आप एक बार कर चुके हो वही दोबारा कर करके टाइम वेस्ट। अब भाई उसके पास ऑप्शन नहीं बचा ना, क्योंकि आपने 3-3 बार लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो करना ही पड़ेगा उसको। अब मैं चाहता हूं कि यार ये मैं 3-3 बार ना लिखूं, ठीक है, चाहे भले ही मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, लेकिन ये बार बार रिपीटेशन ना ले, क्योंकि भैया ये मेरे को दिख रहा है कि चेकिंग पार्ट में और मशीन कोड में कन्वर्ट करने वाले पार्ट में दिक्कत होगी, क्योंकि इसके बाद ही आपका एग्जीक्यूशन होगा। तो ऑब्वियस बात है यार, अगर इस पार्ट में आपको समय लगेगा तो ऑब्वियसली इन दोनों पार्ट्स में अगर समय लगेगा तो एग्जीक्यूशन तो उसके बाद ही होगा ना। तो अब हमने कहा कि यार इसका क्या उपाय करा जाए। तो अब हमने बोला कि यार अगर हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक आ जाए जिसके अंदर हम जो वर्क करने की जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वर्क करने की जो भी स्टेटमेंट है उसको सिर्फ हम एक बार वंस राइट करें। ठीक है, क्या करें? वर्क करने की जो स्टेटमेंट है उसको हम सिर्फ एक बार लिखें और प्लस ये बता दें कि इन स्टेटमेंट्स को कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको चलाना है। बस अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी आ जाए जिसमें मेरे पास क्या फीचर हो कि भाई मैं काम को तो सिर्फ एक ही बार लिखूं और बस साथ में यह बता दूं कि यार ये काम जो है कितनी बार करना है, यानी कि यहां पे ए वाले वर्क को 3-3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दो और बता दो कि यार ए वाले वर्क को फाइनली 3 बार करना है। तो अगर मान लो यहां पे अगर ए वाला वर्क जो है अगर एक बार लिखा होगा तो वो चेकिंग भी कितनी बार होगी उसकी? एक बार। मशीन कोड में कन्वर्ट कितना होगा? कितनी बार होगा? एक बार। लेकिन हां, एग्जीक्यूशन वो 3 बार क्यों करेगा? क्योंकि यहां पे बता रखा होगा कि नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि आपने इसको एग्जीक्यूट कितनी बार करना है? 3 बार करना है। तो अगर ऐसी कोई स्ट्रेटजी मेरे पास आ जाए तो मेरी ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाए। और ये स्ट्रेटजी मुझे किसके द्वारा मिली? लूप्स के कंसेप्ट के द्वारा। ठीक है, तो लूप्स की अगर मैं एक डेफिनेशन बोलूं कि लूप की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो देखो लूप्स की डेफिनेशन क्या है? दे आर यूज्ड टू रिपीट specific set of statements more than once, एक से ज्यादा बार करने के लिए, बट कॉन्टिन्यूसली, लेकिन लगातार। ठीक है, अगर जैसे ए वाला वर्क 3 बार लगातार हो रहा है ना, तब मैं यहां पे लूप लगा सकता हूं। अगर ये ए वाला वर्क लगातार नहीं हो रहा था तब मैं लूप नहीं लगा सकता था। तो ये लूप की कंडीशन यही है कि भाई ये काम करेगा, ये स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, स्पेसिफिक
सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार रिपीट करेगा, लेकिन तभी जब वो लगातार हो रही होंगी। ठीक है जी, तो ये लूप की हमारी क्या है, परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई। तो अब ये आप फटाफट नोट कर लीजिए। देन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के लूप हमें पाइथन लैंग्वेज के अंदर दे रखे हैं। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप। नाउ अब इसके बाद हमने ये जानना है कि यार पाइथन जो हम पढ़ रहे हैं, इस पाइथन के अंदर कौन कौन से टाइप्स के लूप दे रखे हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ लूप्स कौन कौन से हैं भाई। ठीक है, तो पाइथन के अंदर ना हमारे पास दो तरह के लूप चलते हैं। एक लूप है हमारा फॉर लूप और दूसरा लूप है हमारा व्हाइल लूप। ठीक है, तो हम आज देखेंगे भैया ये दोनों लूप्स जो हैं, इनका सिंटेक्स क्या है, किस वे में ये लोग चलते हैं, जरा इनको हम थोड़ा सा आज समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं अपने फॉर लूप से। अब देखो, फॉर लूप जो है, इस फॉर लूप को कैसे लिखा जाता है, मतलब हमें सबसे पहले क्या जानना है यार, ये जो फॉर लूप है, इस फॉर लूप को लिखने का सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स जानना जरूरी है। तो देखो उसको कैसे लिखा जाता है, पहले लिखते हैं हम फॉर, फिर एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल का नाम आएगा यहां पे इन, और इसके बाद आप चाहें तो किसी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, आप चाहें तो लिस्ट को लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसके बाद किसी डिक्शनरी का नाम डाल सकते हैं, या एक और हमारे पास है रेंज, ये रेंज वाला फंक्शन लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहां पे टपल भी यूज कर सकते हैं, और जो भी यूज करेंगे उसके बाद लास्ट में कोलन, और फिर जो आपने लूप के अंदर स्टेटमेंट लिखनी है वो आप इसके अंदर लिख दीजिए। अच्छा, अभी हम जरा ना यहां पे अभी स्ट्रिंग वाले को, इंट, लिस्ट और डिक्शनरी, टपल, इनको नहीं देखेंगे, अभी हम रेंज वाला फंक्शन देखेंगे। तो अगर मैं ये सब हटा के एक सिंपल वे में अगर लिखूं, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा आपको और आसान समझने में हो जाए, तो जी पहले फॉर आता है, फिर एक वेरिएबल लिखेंगे, लूप का वेरिएबल कहते हैं उसको। अच्छा, मैं यहां पे एंगल ब्रैकेट लगा रहा हूं, लेकिन जब आप इसको इंप्लीमेंट करने जाएंगे तब एंगल ब्रैकेट नहीं लगाने वहां पे आपने। ठीक है, तो ये तो सिर्फ सिंटैक्स के अंदर क्या होता है, जो चीज चेंज हो सकती है वो आप एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। तो फॉर एज इट इज लिखा जाएगा, बाकी वेरिएबल का नाम आपने जो लिया है वो लिखा जाएगा इन, और यहां पे हम लिख देंगे रेंज। ठीक है, और ये कोलन, और उसके बाद जो लूप में आपने स्टेटमेंट करवानी है वो करेंगे। ठीक है जी, तो ये फॉर लूप का मेन सिंटैक्स हमारा हो गया। अच्छा, अब इस फॉर लूप के क्वेश्चन को देखने से पहले मुझे यह समझना है कि भाई ये रेंज वाला फंक्शन क्या है और उसको कैसे चलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जरा इस रेंज वाले फंक्शन को समझ लेते हैं कि भैया ये रेंज वाला फंक्शन जो है ये किस तरह से हमारा वर्क करता है। ठीक है जी, तो इतना आप नोट कर लीजिए फटाफट, देन उसके बाद हम रेंज वाले फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। नाउ अब देखो, जो हमारे पास यहां पे एक फंक्शन आया है जिसका नाम हमारे पास क्या है, रेंज। अब देखो रेंज फंक्शन क्या करता है, देखो दिस फंक्शन generates a list on the basis of given पैरामीटर्स। तो जो भी गिवन पैरामीटर्स है उनके अकॉर्डिंगली ये रेंज वाला फंक्शन हमारा वर्क करेगा। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो। अब जो रेंज वाला फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, अब देखें यहां पे, अब इसको मैं किस तरह से, इसका सिंटेक्स क्या है रेंज वाले फंक्शन का, उसको समझ लेते हैं। देखिए, रेंज लिखते हैं हम लोग, इसके बाद इसके ब्रैकेट में पहले ही आती है स्टार्ट वैल्यू, कॉमा, स्टॉप वैल्यू, कॉमा, स्टेप वैल्यू। ये रेंज वाले फंक्शन के अंदर हम ये तीन ऑप्शंस लिखते हैं। अच्छा, अब ये जो स्टार्ट वैल्यू है, ठीक है, ये जो आपको यहां पे क्या दे रखी है, स्टार्ट वैल्यू दे रखी है, इस स्टार्ट वैल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है,
इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। ठीक है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि अगर आपने स्टार्ट वाला ऑप्शन नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम स्टार्ट की जगह क्या वैल्यू मान के चलेगा, 0 वैल्यू मान के चलेगा। अच्छा, एक स्टेप वैल्यू भी है। इस स्टेप वाले की डिफॉल्ट वैल्यू होती है, वो होती है 1। इस स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 1 है, 1। नाउ अब इसके बाद चलो ये है कि अगर आपने स्टेप नहीं लिखा तो ये रेंज वाला फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्टेप की जगह क्या वैल्यू मान के चलेगा, 1। अच्छा, लेकिन ये जो स्टॉप वैल्यू है ये देना यहां पे कंपलसरी है, मतलब इसको नहीं छोड़ सकते, ये आपको कंपलसरी देनी ही देनी पड़ेगी। ठीक है, अब चलिए हमने यहां पे रेंज के सिंटेक्स को समझ लिया कि रेंज का सिंटेक्स कैसा होता है। अब मैं यहां पे आपको एक दो एग्जांपल देता हूं कि ये असल में क्या जनरेट करके देगा, कैसे काम करेगा ये। तो देखिए अब यहां पे रेंज वाला फंक्शन हमारा किस तरह से काम करता है। मान लो अगर मैंने लिखा रेंज 1,6 ऐसे लिख दिया, तो ये रेंज वाला फंक्शन ना मुझे क्या करेगा, ये मुझे आंसर में एक लिस्ट बना के देगा। ठीक है, ये मेरे को क्या देगा, एक लिस्ट जनरेट करके देगा। अब ये जो लिस्ट यहां पे जनरेट करके देगा उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, देखो अभी यहां पे इस केस में ये 1 जो है स्टार्ट वैल्यू है, ये 6 जो है स्टॉप वैल्यू है, स्टेप वैल्यू बंदे ने नहीं लिखी, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1, तो इस लिस्ट को स्टार्ट वैल्यू क्या मिलेगी 1। अच्छा, अब अगली वैल्यू क्या आएगी, अच्छा देखो यहां पे इस केस के अंदर अगर मैं इस रेंज वाले फंक्शन में देखूं तो यहां पे स्टार्ट वैल्यू मेरे पास 1 है, स्टॉप वैल्यू मेरे पास 6 है। अच्छा, स्टेप वैल्यू क्या है, स्टेप वैल्यू तो मैंने लिखी नहीं, तो जब लिखी नहीं होती तो बाय डिफॉल्ट वो क्या चलती है, 1 चलती है। ठीक है, तो स्टेप वैल्यू यहां पे क्या है 1। तो देखो अब लिस्ट में नंबर कैसे जनरेट हो गए, पहला नंबर तो आ गया 1, अब अगला नंबर क्या होगा, तो जितनी भी स्टेप वैल्यू है उतना स्टेप इसमें ऐड कर दो इनिशियल वैल्यू में। तो स्टेप वैल्यू कितनी है 1, तो 1 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया 2। अगला नंबर 2 + 1 3, अगला नंबर 3 प्लस स्टेप वैल्यू दैट इज 1 है, तो ये हो गया 4, 4 + 1 5। अच्छा, लेकिन अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो स्टॉप वैल्यू है ना उससे आप कम तक रहे, यानी उससे एक कम तक नंबर आना चाहिए। अब जैसे 5 आ गया, अब 5 + 1 करूंगा तो 6 हो जाएगा, बट मुझे तो 6 से कम तक रहना है, तो ये यानी कि ये लिस्ट यहीं पर एंड हो जाएगी। तो ये जो मैंने लिखा रेंज 1,6 ये लिस्ट आपको रिजल्ट के तौर पे बना के देगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। अब मान लो मैंने लिख दिया रेंज 4, बस ये लिख दिया रेंज 4। अब भाई रेंज 4 आपने जो लिखा है, इस रेंज 4 के अंदर भाई अब पहले मैं ये जानूं कि यार स्टार्ट वैल्यू क्या होगी, स्टॉप वैल्यू क्या होगी और स्टेप वैल्यू क्या बनेगी। अब देखो यार यहां पे इसके अंदर बंदे ने एक ही नंबर दे रखा है, तो ऑब्वियसली ये एक नंबर क्या होगा, स्टॉप वैल्यू होगी, क्योंकि स्टॉप वैल्यू देनी तो कंपलसरी है ना। तो ये 4 आपकी स्टॉप वैल्यू होगी। स्टार्ट तो दी नहीं है तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 ले लेंगे, स्टॉप भी स्टेप भी नहीं दी रही तो स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू 1 ले लेंगे। यानी कि ये जो लिस्ट आपको बना के देगा उसका स्टार्टिंग नंबर होगा 0, क्योंकि स्टार्ट वैल्यू क्या है 0। अच्छा, अब अगला नंबर कैसे आएगा, स्टेप वैल्यू ऐड करूं, स्टेप वैल्यू क्या है 1, ऐड करा इसमें, तो 0 + 1 कितना हो गया 1, फिर 1 + 1 2, 2 + 1 3, बट 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, जो कि स्टेप वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो हमें स्टेप वैल्यू से स्टॉप वैल्यू से कम रहना है ना, स्टॉप वैल्यू हमारी 4 है तो 4 से कम रहना है, तो ये हमारी एक लिस्ट जनरेट करके आ जाएगी यहां पे। तो 0 1 2 3 तक ये वाली एक लिस्ट रेंज 4 हमें प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, अब सपोज एक और एग्जांपल लिख के चलता हूं यहां पे मैं। जैसे मैंने लिख दिया रेंज और यहां पे लिख देता हूं इस बार 2,9,2 ऐसे लिख दिया। तो भाई ये अगर इस तरह से दे रखा है मैंने, तो यहां पे स्टार्ट वैल्यू क्या है, स्टार्ट वैल्यू है 2, स्टॉप वैल्यू कितनी दे रखी है 9, यानी 9 से ऊपर नहीं जाना। लेकिन इस बार यहां पे स्टेप वैल्यू क्या दे रखी है, स्टेप वैल्यू भी यहां पे 2 दे रखी है इस बार। तो अब देखो ये रेंज वाला फंक्शन जो लिस्ट जनरेट करेगा वो कैसी होगी, स्टार्टिंग पॉइंट 2 हो गया। अच्छा, अब स्टेप वैल्यू कितनी रहेगी 2, तो यानी अगला नंबर स्टेप ऐड करके होगा, तो 2 + 2 4, 4 9 से छोटा है, ठीक है। अगला फिर दोबारा नेक्स्ट वैल्यू स्टेप 2 ऐड करो,
4 प्लस 2 6, 6 9 से छोटा है, ठीक है। 2 ऐड करो, 6 प्लस 2 8, 9 से छोटा है, ठीक है। लेकिन अगर 8 प्लस 2 करेंगे 10, वो तो 9 से बड़ा हो जाएगा ना, तो ये यहीं रुक जाएगा। तो ये वाला फंक्शन हमें ये लिस्ट प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। तो ये हमारे रेंज के हमने कुछ ऑप्शंस करके देखे जो इस तरह से चल रहे हैं। अच्छा, रेंज में हम उल्टा भी चल सकते हैं, ठीक है। एक बार ये फटाफट आप नोट कर लें, तो फिर मैं इस रेंज का एक रिवर्स वाला ऑप्शन भी दिखाता हूं फटाफट, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे जल्दी से। नाउ अब मैं जो रेंज वाला फंक्शन है, मैंने इसका बोला आपको एक रिवर्स वाला ऑप्शन भी दिखाता हूं। तो देखो मैंने लिखा रेंज। अच्छा, मैं अगर उल्टे में नंबर प्रिंट करा, जैसे मैंने कहा 10, 2, -3, सपोज ये लिख दिया, तो इस वक्त यहां पे हमारी स्टार्ट वैल्यू कहां से स्टार्ट करना है, हमने स्टार्ट करना है 10 पे। स्टॉप हमने रुकना कहां पे, हमने 2 पे रुकना है। और स्टेप हमारा कितना दे रखा है यहां पे, -3 दे रखा है। तो देखो अब स्टार्टिंग वैल्यू होगी इसमें 10, ठीक है। अच्छा, स्टेप -3 है, तो 10 - 3 7, 2 से बड़ा है, ठीक है। 7 - 3 4, 2 से बड़ा है, ठीक है। बट 4 - 3 करूंगा 1, जो कि 2 से छोटा हो गया। तो अब यहां पे उल्टा चल रहे हैं, तो 2 से पहले पहले तक चलेंगे हम यहां पे। तो यहां पे इतने में आके ये आपका लिस्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने यहां तो देख लिया रेंज वाला फंक्शन कैसे कैसे चलता है, लेकिन अब हम रेंज वाले फंक्शन को लूप के साथ इस्तेमाल करेंगे तो कैसे होगा हमारे पास। अब देखो यहां पे मान लो मैंने लिखा है फॉर ए इन रेंज 3 लिख देता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं, 3 लिख देता हूं। और यहां पे प्रिंट कर देता हूं, मान लो मैं अपना नाम प्रिंट कर रहा हूं, यहां पे मैंने कर दिया आशीष, ठीक है। ऐसे करो तो क्या होगा, जब ये लूप चलेगा तो पहली बात रेंज 3 का आंसर क्या बनेगा। अब हमें पता है यार, एक तरह से ये ऐसे बन जाएगा, जब रेंज 3 वाला ये करेगा सॉल्व, तो ये ऐसे बन गया फॉर ए इन, और रेंज 3 की जगह आंसर आ जाएगा 0 1 और 2, ठीक है। क्योंकि रेंज 3 है ना, जैसे अभी हम लोग देखा था ये स्टार्ट वैल्यू इसमें 0 होगी, तो 0 1 2 लिस्ट प्रोड्यूस हो जाएगी रेंज 3 से। अच्छा, अब देखो ये लूप कैसे वर्क करेगा सब। अब ये लूप कैसे कैसे काम करेगा, सबसे पहले इस ए को इस लिस्ट में से 1 बाय 1 वैल्यूज मिलेंगी। जब तक इस लिस्ट की सारी वैल्यूज 1 बाय 1 ए में असाइन नहीं हो जाती, तब तक ये लूप चलता रहेगा। मतलब जैसे फर्स्ट टाइम क्या होगा, पहले ए को वैल्यू मिली 1, सॉरी ए को वैल्यू मिली 0, क्योंकि लिस्ट की पहली वैल्यू क्या है 0। ए को 0 वैल्यू मिली, यानी ए को वैल्यू मिल गई ना, तो अब वो लूप के अंदर आ जाएगा और लूप के अंदर जो भी काम दे रखा है उसको परफॉर्म करेगा। तो जैसे अब लूप के अंदर क्या दे रखा है यार, आशीष वर्ड लिखा हुआ है, तो हमने प्रिंट आशीष कर दिया यहां पे। अच्छा, इसको प्रिंट करने के बाद अभी वो आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये वापस घूम के ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लूप है, और लूप में जब तक लूप खत्म नहीं होता तब तक वो अपने अंदर की स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करता रहता है ना। जब ये सेकंड टाइम ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अब इस ए को 0 वैल्यू तो मिल चुकी है, अब इस लिस्ट की नेक्स्ट वैल्यू ए को मिलेगी, दैट इज 1। तो ए को अभी भी लिस्ट में से वैल्यू मिल गई ना, तो फिर ये अंदर आएगा, और अंदर आके अब ये क्या करेगा, आशीष वर्ड एक बार और प्रिंट करेगा। इसको प्रिंट करने के बाद वापस ऊपर गया, ठीक है। इसको प्रिंट करने के बाद वापस ऊपर गया। अब जब ये वापस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, फिर दोबारा ए की नेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि 1 तक तो मिल चुका, अब ए की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2, अब वो 2 उसको मिलेगी, यानी कि ये 2 भी इसको असाइन हो गया। तो फिर अंदर आएगा और यहां पे आके ये आशीष वर्ड एक बार और प्रिंट करेगा। प्रिंट करा और प्रिंट करने के बाद ये वापस ऊपर जाएगा। लेकिन अब इस बार जब ऊपर जाएगा तो ए के लिए कोई वैल्यू बची है नहीं, अब ए के अंदर तो बस और कोई वैल्यू बची नहीं है। यहां पे 0 भी हो चुका, 0 आ चुका था, फिर 0 हट के 1 भी आ चुका था, 1 हट के 2 भी आ चुका था, बस उसके बाद तो लिस्ट में वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही वो लिस्ट जिसकी वैल्यू 1 बाय 1 ए में असाइन होती, वो लिस्ट की सारी वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, तो ये लूप अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि ये काम कितनी बार हो गया आपका, 3 बार हो गया, ठीक है जी। तो अब हम जरा कुछ एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं इससे, ताकि हमें थोड़ा और आइडिया लगे कि किस तरह से काम होगा। तो मैं अभी यहां पे इसको मिटा रहा हूं, आप फटाफट इसको अपना एक बार नोट कर लीजिए, देन उसके बाद एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसको करते हैं जरा। नाउ अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास, तो क्वेश्चन आ गया, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड
एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 4 डिफरेंट सर्कल्स, यानी अलग अलग 4 सर्कल्स का है, उसका 4 का एरिया निकालना है मुझे यहां पे। अब जरा देखें यहां पे हम किस तरह से काम करते हैं। नाउ ये प्रोग्रामिंग करूंगा यहां पे मैंने यहां पे सबसे पहले आर लिया रेडियस, तो मैंने लिया फ्लोट इनपुट एंटर द रेडियस, ठीक है, रेडियस मिल गया। और फिर एरिया निकालना था, तो एरिया होता पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू आर डबल स्टार स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमें पता है नहीं डबल स्टार वाला ऑपरेटर किस लिए होता है, पावर के लिए होता है, तो आर स्क्वायर हो गए। और पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर है हमारा 2 पाई आर होता है, तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर। और फिर उसके बाद मैं यहां पे प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कॉमा एरिया, और प्रिंट पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कॉमा पेरी। इस तरह से दे रखा है। अच्छा, लेकिन मुझे कितने सर्कल्स का निकालने के बोला, 4 सर्कल्स। तो ऑब्वियस बात है, अभी अगर मैं यहां पे अगर 4 सर्कल के निकालने के बारे में सोचूं, तो मुझे एक बार इस कोड को मैंने पेस्ट किया, एक बार और पेस्ट किया, एक बार और पेस्ट किया, 4 बार करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब तो मैं लूप जान चुका हूं ना, तो लूप का मेरे बारे में मुझे पता लग गया, तो मुझे इस कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं यहां पे लूप को कैसे लगाऊंगा ताकि ये मुझे कोड बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। देखो, अगर मैं लूप नहीं लगाता तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा ये, ठीक है, 4 बार सेम टू सेम कोड को लिखना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे मैंने लूप सीख लिया, तो अब देखो कैसे चलेगा। सिंपल फॉर लूप लगाया, फॉर लूप का कोई वेरिएबल लेना है, कुछ भी ले लो, मैंने ए ले लिया, इन रेंज। अच्छा, कितनी बार निकालने के लिए मुझे बोला, मैं 4 सर्कल है ना, तो 4 लिख दो यहां पे। ये रेंज 4 एक लिस्ट जनरेट कर देगा ना हमारी। रेंज 4 कौन सी लिस्ट जनरेट कर देगा, जिसमें 0, 1, 2 और 3 ये नंबर जनरेट होंगे ना। तो ये 4 नंबर हैं, तो ये 4 नंबर 1 बाय 1 ए में असाइन होंगे, तो लूप मेरा 4 बार चलेगा। तो बस अब ये जितना भी कोड इसके अंदर आ रहा है, ये सारा का सारा आप इस लूप के अंदर फीड कर दो। ये देखो ऐसे। तो अब ये कोड क्या है, अपने आप ही 4 बार चलेगा, और आपसे 4 सर्कल्स का 4 डिफरेंट सर्कल्स का वो रेडियस मांगेगा, और फिर आपको एरिया और पेरीमीटर निकाल के देगा। तो एक बार अब इसको चला के देख लेते हैं। हमने F5 दबाया, इसको चला रहे हैं, तो रेडियस मांगा, जैसे पहले वाले का 3.5 दे दिया। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई है। अच्छा सॉरी, यहां पे मैंने एरिया के लिए वेरिएबल का नाम लिया AR, और मैंने यहां प्रिंट कर रहा हूं एरिया, तो ये गड़बड़ है। अच्छा, पेरीमीटर के लिए तो चलो ठीक लिखा मैंने F5। तो रेडियस 3.5, पहले सर्कल का रेडियस 3.5 दिया, एंटर मारा, देखो उसका एरिया और पेरीमीटर निकाल के दे दिया। दूसरे सर्कल का मांग रहा है, मैंने 4.8 दिया, उसका भी एरिया और पेरीमीटर निकाल के दे दिया। तीसरे सर्कल का मांग रहा है, मैंने 6 दिया रेडियस, उसका भी एरिया और पेरीमीटर निकाल दिया। और चौथा सर्कल भी मांग रहा है, क्योंकि 4 बार बोला है, तो 2.2 है मान लो उसका, तो उसका भी एरिया और पेरीमीटर निकाल के इसने हमें दे दिया। तो आप देख सकते हो यहां पे मुझे 1 बाय 1 इसने 4 डिफरेंट सर्कल्स के रेडियस लिए। पहले एक ये लिया, फिर दूसरे सर्कल का रेडियस ये, फिर तीसरे सर्कल का रेडियस ये, और चौथे सर्कल का रेडियस ये, और हर सर्कल का इसने मुझे एरिया और पेरीमीटर निकाल के शो कर दिया, ठीक है। तो ये हमने फॉर लूप के द्वारा अपने इस कोड को परफॉर्म कर लिया। तो मैं इसको एक बार अपना यहां पे लगा देता हूं, जहां पे मैं कोडिंग डाल रहा हूं, ठीक है जी। तो ये हमारा कोड आ गया यहां पे पेस्ट। तो ये हमारा जो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 4 डिफरेंट सर्कल्स, ये उसका कोड हमारे सामने रेडी होके आ गया, ठीक है जी। तो ये आप इसको नोट कर लें फटाफट, एंड देन उसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन बताता हूं इसके लूप के। सो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन लूप का देखते हैं हम लोग यहां पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे दिया यहां पे कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड, अब जैसे मान लो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड हाईएस्ट अमंग 3 अमंग, एक मिनट, टू नंबर्स, और फिर हमने बोल दिया रिपीट द प्रोसेस, फॉर 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर। ठीक है जी। तो अब मुझे 2 नंबर में से हाईएस्ट निकालने का काम करना है, लेकिन ये मुझे 3 डिफरेंट नंबर्स, 3 डिफरेंट सेट्स के लिए करना है मुझे यहां पे। तो देखिए यहां पे मैं आता हूं, अब मुझे कितने सेट्स के लिए करना है? 3। तो मैंने फॉर ए इन रेंज, यहां पे मैं लिख देता हूं 3। तो ये अपने आप ही मुझे पता है यार, ये लिस्ट, ये जो एक लिस्ट जनरेट करेगा उसमें 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, बस 3 नंबर आ गए ना। तो ए को 3 नंबर मिल जाएंगे, 3 बार ये काम कर देगा। अच्छा, अब मैंने यहां पे लिखा x इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। ऐसे y इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ये सेकंड नंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद इफ x इज ग्रेटर देन y, तो प्रिंट हाईएस्ट इज इक्वल टू कॉमा x, और एल इफ अगर x इज लेस देन y है तो इसका मतलब y ग्रेटर होगा, तो प्रिंट हाईएस्ट इज इक्वल टू कॉमा y, और अगर ये भी नहीं है तो प्रिंट बोथ नंबर आर इक्वल, ठीक है। बोथ नंबर्स आर इक्वल। चलिए अब ये हो गया। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। F5 दबाया तो पहला नंबर इसने मुझसे मांगा, मैंने दे दिया 7, दूसरा नंबर 6, हाईएस्ट दिखा दे 7, एक बार इसने हो गया, लेकिन एक बार और पूछ रहा है मुझसे, दूसरे बार 6, और मैंने बोल दिया 8, तो इस बार हाईएस्ट दिखा दिया 8, फिर एक बार और मैंने 9 और दूसरा नंबर भी 9, तो देखो बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो यहां पे हमने देखा कि भाई इसने 2 नंबर्स में से हाईएस्ट निकाला, लेकिन ये वाला प्रोसेस जो है इसने 3 बार रिपीट किया, क्योंकि मुझे ये काम 3 बार परफॉर्म करना था, ठीक है। 3 अलग अलग सेट्स ऑफ नंबर के ऊपर मुझे ये काम परफॉर्म करना था, तो इसने ये काम 3 बार करके दिया मुझे। तो चलिए अब देखें यहां पे, ये मैं ये लो जी, ठीक है। तो ये हमने इसका कोड भी लिख दिया है, तो ये कोड अब आप रिपीट नोट कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो ये हमने फॉर लूप के कुछ क्वेश्चंस को देखा कि किस तरह से ये फॉर लूप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक। अब जरा मैं जो व्हाइल लूप है जरा उसका सिंटेक्स भी आपको समझा देता हूं कि व्हाइल लूप किस तरह से वर्क करता है हमारा। तो देखिए अब यहां पे व्हाइल लूप का सिंटेक्स समझते हैं हम लोग। व्हाइल में क्या होता है, जैसे हम व्हाइल लिखते हैं और उसके बाद यहां पे कंडीशन लिख देते हैं और कोलन, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आपने परफॉर्म करनी है वो आप परफॉर्म कीजिए, ठीक है। अब जैसे सपोज मान लो मुझे कोई वर्क है जो 3 बार काम करना है मुझे, तो मैं देखो उसको कैसे कर सकता हूं। यहां पे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 कर दिया पहले, फिर मैंने बोला व्हाइल जब तक मेरे a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है तब तक आप प्रिंट करो आशीष, ठीक है। और यहां पे a इज इक्वल टू a प्लस 1 भी कर दिया।
तो चलिए अब देखते हैं यहां पे किस तरह से एग्जीक्यूशन होगा इसका और कैसे कैसे काम चलेगा। तो देखो सबसे पहले ए को वैल्यू मिली 1, ए को क्या वैल्यू मिली 1। फिर यहां पे उसने चेक किया कि ए की वैल्यू जो कि क्या है 1, क्या वो लेस देन इक्वल टू 3 है। आंसर है यस, ट्रू, ये बात सही है। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 होता है। तो अंदर आ जाएगा, अंदर आके क्या करेगा, ये आशीष वर्ड प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, आशीष वर्ड प्रिंट करने के बाद ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 करेगा। तो अब ए की वैल्यू 1 से बढ़ के कितनी हो गई, 2। अच्छा, अब बिकॉज ये लूप है तो ये काम खत्म करने के बाद वापस ऊपर जाएगा। अब देखो ऊपर गया तो अब ऊपर जाके फिर चेक करेगा जो ए की करंट वैल्यू फिलहाल अभी 2 हो चुकी है, क्या वो लेस देन इक्वल टू 3 है। सो आंसर इज यस, है। तो ये हो गया ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू है तो फिर अंदर आ जाएगा भाई। फिर अंदर आके आशीष प्रिंट करेगा और फिर a इज इक्वल टू ए प्लस 1 करेगा। तो अब a प्लस 1 करेंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास, यहां पे हो गया 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके अब चेक करेगा a की करंट वैल्यू जो कि फिलहाल 3 है, क्या वो लेस देन इक्वल टू 3 है अभी भी। यस, द आंसर इज ट्रू, यस है, अभी भी ट्रू है, ठीक है जी। तो अब जैसे ये कंडीशन भी हमारी ट्रू निकली तो अब क्या होगा, अब ये वापस अंदर आएगा और अब यहां पे एक बार और आशीष वर्ड प्रिंट कर देगा, ठीक है। आशीष वर्ड प्रिंट कर दिया और उसके बाद a की वैल्यू को प्लस 1 करेगा। तो भाई अब a की वैल्यू पुरानी 3 थी, अब प्लस 1 होके 4 हो गई। और इसको करने के बाद ये अगेन वापस ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो चेक करेगा a की करंट वैल्यू जो कि 3 है, क्या वो लेस देन इक्वल टू 4, सॉरी ऊपर जाके a की करंट वैल्यू जो चेक करेगा वो क्या है 4। तो चेक करेगा क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो आंसर हुआ फॉल्स। नहीं भाई ये तो गलत है। तो ये लूप हमारा यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा कंट्रोल इस व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि व्हाइल लूप हमारा किस वे में एग्जीक्यूट करने लग गया। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं यहां पे। तो ये आप नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको मिटा सकूं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहां पे यहीं पे लेकर आ जाता हूं इस क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए। तो देखिए यहां पे एक और क्वेश्चन है जो जहां पे हमने व्हाइल लूप को ही यूज करके करा है। ये हमने ऑलरेडी पहले फॉर लूप से करा हुआ था, लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से आपको व्हाइल लूप से भी करके दिखा रहा हूं यहां पे। तो देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 4 डिफरेंट सर्कल्स। ये हमने फॉर लूप से करके देखा है, लेकिन देखो अब व्हाइल लूप से कैसे हो रहा है। यहां पे पहले वही a इज इक्वल टू 1 लिया, फिर व्हाइल जब तक a लेस देन इक्वल टू 4 है तब तक, और ये जो एरिया और पेरीमीटर निकालने का कोड है हमने वो सारा इस व्हाइल लूप के अंदर डाला और लास्ट में हमने क्या कर दिया है a इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो देखो सिंपल सा हमारे पास क्या हो रहा है कि यहां पे सबसे पहले आपको एक इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट हो रही है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन वाली स्टेटमेंट लिखी जा रही है यहां पे सबसे पहला काम। उसके बाद व्हाइल लूप में कंडीशनल स्टेटमेंट आपकी तैयार हो रही है, ठीक है। व्हाइल लूप के अंदर आप कंडीशनल स्टेटमेंट अपनी मेंशन कर रहे हैं और उसके बाद यहां पे जो आपने वर्क करना है वो वर्क करिए और लास्ट में इंक्रीमेंट की कंडीशन यहां पे परफॉर्म हो रही है। इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट जो है वो यहां पे आपकी परफॉर्म हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारी ये a इज इक्वल टू 1 ये जो है ये हमारी कौन सी है, ये इनिशियलाइजेशन वाली स्टेटमेंट है। फिर ये a लेस देन इक्वल टू 4 ये क्या हमारी यार ये कंडीशनल वाली स्टेटमेंट है, और ये a इज इक्वल टू ए प्लस 1 वाली ये जो है हमारी इंक्रीमेंट वाली स्टेटमेंट है। तो व्हाइल लूप का पैटर्न जो है कुछ इस तरह से हमारे लिए वर्क करेगा। तो ये पैटर्न आपके दिमाग में होना चाहिए कि व्हाइल लूप जब चल रहा है तो किस वे में वो काम कर रहा है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन अभी हमने फॉर लूप से बना के देखे उनको हम व्हाइल लूप से भी बना सकते हैं, बस हमें इस वे में इसका पैटर्न जो है उसके पैटर्न को फॉलो करके हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस फॉर लूप के और व्हाइल लूप के एग्जीक्यूशन पैटर्न को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि हमें जो 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो आउटपुट के क्वेश्चन आएंगे, अगर उस आउटपुट के क्वेश्चन में ये जो व्हाइल लूप यूज हुआ या फॉर लूप यूज हुआ तो हमें पता होना चाहिए कि फॉर लूप किस वे में वर्क कर रहा है, व्हाइल लूप किस वे में वर्क कर रहा है, ताकि हम उन आउटपुट के क्वेश्चंस को निकाल सकें, ठीक है। तो आज की फिलहाल हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर।